आज हम लोग पूर्णांकों की विशेषताएं तथा प्रश्नावली एक एक को हल करेंगे। पूर्णांकों की विशेषताओं में हम लोग देखेंगे पहला विशेषता होती है संबरक नियम, जिसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। संबरक नियम को अंग्रेजी में क्लोजर लॉ कहती हैं। यह योग, अंतर तथा गुणा पर लागू होता है। अर्थात हम लोग कहते हैं कि इसके अंतर्गत संबरक नियम के अंतर्गत कहा जाता है कि दो संख्याओं का योग करने पर एक पूर्णांक प्राप्त होगा, दो संख्याओं का अंतर करने पर भी एक पूर्णांक प्राप्त होगा, दो संख्याओं का गुणा करने पर भी एक पूर्णांक प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि संबरक नियम योग, अंतर तथा गुणा तीनों पर लागू होता है। इसमें हम पूर्णांकों के बारे में बात कर रहे हैं, न कि धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांकों के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा नियम हम लोगों ने सीखा था क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में होता है कि दो संख्याओं का अगर क्रम बदल कर गुणा या योग कर दें तो उसके उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्रम विनिमय नियम गुणा तथा योग दोनों के लिए लागू होता है, अंतर तथा भाग के लिए लागू नहीं होता है। इसके अलावा हम लोगों ने पहले भी साहचर्य नियम के बारे में पढ़ा है। साहचर्य नियम गुणा तथा योग दोनों पर लागू होता है, अंतर तथा भाग पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा हम लोगों ने वितरण या बंटन नियम भी पढ़ लिया है, जो गुणा में योग और अंतर पर लागू होता है। इसको हम लोग इस प्रकार भी देख सकते हैं कि यदि ए का बी प्लस सी के साथ गुणा करें तो इस ए का बी के साथ पहले और ए का ही सी के साथ गुणा होता है। ए गुणते बी प्लस ए गुणते सी होता है। इसी प्रकार यदि ए का बी माइनस सी के साथ गुणा किया जाए तो ये भी इसी प्रकार से गुणा होगा, ए गुणते बी माइनस ए गुणते सी। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो वितरण या बंटन नियम होता है यह लागू होता है गुणा पर, लेकिन योग तथा अंतर की संक्रियाओं पर भी लागू होगा। इसके आगे आज हम लोग सीखेंगे निरसन नियम के बारे में। निरसन नियम को रिपील लॉ भी कहते हैं। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि ए, बी और सी तीन पूर्णांक हो और ए के साथ अगर बी को जोड़ें तब भी उत्तर x प्राप्त हो, और ए के साथ अगर सी को जोड़ दें तब भी उत्तर हमें यदि x प्राप्त हो, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि a प्लस बी और a प्लस सी दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों का उत्तर समान आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं a प्लस बी बराबर a प्लस सी। यहाँ a और b बराबर है तो कट जाएगा, जिसके बाद हम लोग देखें कि b बराबर c आता है। अर्थात निरसन नियम के अनुसार यह कह सकते हैं कि यदि किसी एक संख्या में कोई संख्या जोड़ें और उत्तर समान प्राप्त होगा तो जोड़ी गई जो दो संख्याएं होंगी वो आपस में बराबर होती हैं। जैसे b बराबर c हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग इस प्रकार एग्जाम्पल की तरफ से देखें तो यदि 5 में 3 जोड़ दें और इधर 5 में x जोड़ दें तो यहाँ हम लोग देखें कि यहाँ 5 और 5 बराबर है, तो 3 का मान x के बराबर होगा। इस नियम को निरसन नियम कहा जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि योगात्मक तत्समक किसे कहते हैं। योगात्मक तत्समक का मतलब होता है कि वह कोई संख्या जिसे किसी दूसरी संख्या में जोड़ देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन न हो। तो 0 एक ऐसी संख्या जिसे किसी भी अन्य संख्या में जोड़ने से उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 1 में 0 जोड़ने पर 1 ही प्राप्त होता है, 2 में 0 जोड़ दें तो 2 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार किसी संख्या में जोड़ दें, 99 में 0 जोड़ दें तो 99 ही प्राप्त होता है। अर्थात वैसी संख्या जिसे किसी दूसरी संख्या में जोड़ने पर उसके उत्तर में कोई परिवर्तन न पड़े तो उसे योगात्मक तत्समक कहा जाता है। तो योगात्मक तत्समक केवल एकमात्र शून्य होता है, इसके अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसे योगात्मक तत्समक कहा जा सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने गुणात्मक तत्समक के बारे में भी पीछे सीख चुका है। गुणात्मक तत्समक वैसी संख्या होती है जिसमें किसी संख्या से गुणा कर दें तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर 2 में 1 का गुणा करें तो 2 ही प्राप्त होता है, 5 में 1 का गुणा करें तो 5 ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार 9 में 1 का गुणा कर दें तो 9 ही प्राप्त होता है, 20 में 1 का गुणा कर दें तो 20 ही प्राप्त होता है। अर्थात हम देखते हैं कि कोई भी संख्या 1 से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार 1 को हम कह सकते हैं कि यह एक गुणात्मक तत्समक है। एकमात्र गुणात्मक तत्समक होता है, वैसे ही 0 भी एकमात्र योगात्मक तत्समक होता है।
इसके अलावा हम लोग पीछे देखा है योगात्मक प्रतिलोम तथा गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। योगात्मक प्रतिलोम वैसी संख्या कहा जाता है जिसे मूल संख्या में जोड़ने पर उसका मान शून्य हो जाता है। जैसे अगर 5 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि इसका मान शून्य हो जाए, तो हम लोग मान लें कि x जोड़ने पर इसका मान शून्य हो जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि x इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा, क्योंकि यहाँ से अगर x का मान निकालें तो हमें प्राप्त होगा -5। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 होता है। या इस प्रकार भी कह सकते हैं कोई भी संख्या जिसका योगात्मक प्रतिलोम जो प्राप्त होगा उसे मूल संख्या में जोड़ दें तो उसका मान शून्य हो जाता है। इसी प्रकार गुणात्मक प्रतिलोम होता है कि किसी संख्या में अगर गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर दे तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे यदि 5 में x से गुणा कर दे तो इसका मान यदि 1 हो जाए तो x इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो यहाँ से x का मान निकालें तो हमें x का मान प्राप्त होगा 1/5। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जो पहली संख्या में जोड़ देने पर उसका मान शून्य हो जाता है। इसी प्रकार गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे मूल संख्या में गुणा करने पर उसका मान 1 हो जाता है। आगे हम लोग कुछ उदाहरण तथा प्रश्नावली को हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि जांच कीजिए कि संख्याएं -2, -1, 0, 2 योग तथा गुणन के लिए समृद्ध है या नहीं। समृद्ध हम लोग अगर हम लोगों को समृद्ध पता हो समृद्ध किसे कहते हैं या समृद्ध समुच्चय किसे कहते हैं तो हम लोग इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। समृद्ध समुच्चय ऐसे समुच्चय कहते हैं जिसमें अगर कोई संक्रिया किया जाए, जैसे गुणा किया जाए, जोड़ किया जाए, घटाना किया जाए या भाग किया जाए तो जो उत्तर हमें प्राप्त हो उसी समुच्चय का कोई न कोई एक पद प्राप्त हो, तो वैसे समुच्चय को समृद्ध समुच्चय कहा जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेंगे, फिर उसके बाद इस सवाल को हल करेंगे। जैसे कोई सेट दिया है, समुच्चय दिया है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्राकृतिक संख्याओं को मान ले रहे सेट दिया गया है। तो अगर इसमें हम लोग देखेंगे जोड़ करके, घटाना करके, गुणा करके और भाग करके कि जो हमें उत्तर प्राप्त होगा इन्हीं संख्याओं के अंदर जो भी संक्रिया करनी है इन्हीं संख्याओं के अंदर करना, जोड़ करना है, घटाना, गुणा, भाग को जो भी संक्रिया करनी हो इसी समुच्चय के अंदर ही करना है और जो उत्तर प्राप्त होगा इसी समुच्चय के अंदर ही प्राप्त होना चाहिए। अगर प्राप्त होगा तो समृद्ध समुच्चय होगा, अगर प्राप्त नहीं होगा तो समृद्ध समुच्चय नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग जोड़ पर करें तो 1 और +2 को जोड़ें तो 3 प्राप्त होता है जो कि इस समुच्चय का एक पद है। इसी प्रकार अगर 2 और +3 को जोड़ें तो 5 प्राप्त होता है जो कि इस पद का एक समुच्चय है। इसी प्रकार 3 और 4 को जोड़ दें तो हमें 7 प्राप्त होता है जो कि इस समुच्चय का एक पद है। इसी प्रकार अन्य को भी जोड़ सकते हैं, 5 + 1 जोड़ देंगे तो 6 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जोड़ की संक्रिया पर समृद्ध समुच्चय लागू होता है। इस समुच्चय के लिए सभी समुच्चय को लागू होगा कि नहीं, ये समुच्चय के अनुसार होगा। इस समुच्चय पर जोड़ के लिए लागू होता है। इसी प्रकार हम लोग घटाने के लिए चेक कर सकते हैं, गुणा के लिए और भाग के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका हल क्या होगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे दिया समुच्चय में -2, -1, 0 और 2 दिया है, तो इस पे हम लोग योग और गुणा की संक्रिया करके देखेंगे। अगर इसी का कोई पद हमें प्राप्त होगा तो यह समृद्ध होगा, अगर प्राप्त नहीं होगा तो समृद्ध नहीं होगा। तो हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग -2 को -1 के साथ जोड़ दें तो हमें -3 प्राप्त होता है। अगर हम लोग -3 को देखें तो इस समुच्चय में कोई भी अंक -3 नहीं है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यह योग के नियम का पालन योग के लिए समृद्ध नहीं है, अर्थात यह योग के लिए समृद्ध नहीं है। इसी प्रकार हम लोग गुणा के लिए भी देख सकते हैं। गुणा के लिए
कि अगर हम लोग -2 का गुणा -1 से कर दें तो हमें 2 प्राप्त होता है, जो कि इसका एक पद है। इसी प्रकार आगे देख सकते हैं, जरूर नहीं कि 1 मिले तो अगला मिल ही जाएगा, अगला हो सकता है कि न मिले। इसी प्रकार हम देखेंगे -2 का अगर 2 से गुणा कर दें तो हमें -4 प्राप्त होता है, जो कि इसमें -4 नहीं दिया गया है। इस प्रकार हम यहाँ भी कह सकते हैं कि यह प्राप्त नहीं हो रहा है। आगे भी हम हल करके देख सकते हैं, जैसे -1 का 0 से कर दें तो 0 प्राप्त हो जाएगा, -2 का 0 से कर दें तो 0 प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि सभी में प्राप्त हो जा रहा है, लेकिन 4 एक ऐसा हो जा रहा है -4 जो कि इस समुच्चय का पद नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह गुणा पर भी लागू नहीं होगा, अर्थात हम लोग कह सकते हैं अर्थात यह गुणा के लिए समृद्ध नहीं है, गुणा के लिए समृद्ध नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न है कि पूर्णांकों में योगात्मक प्रतिलोम का अद्वितीय होना दिखाइए। अर्थात हम लोग इस प्रश्न का अर्थ समझेंगे तो इस प्रश्न का कहना है कि योगात्मक प्रतिलोम किसी भी पूर्णांक का अद्वितीय यानी यूनिक होता है। यूनिक का मतलब एक ही होता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम अद्वितीय होता है, अर्थात अद्वितीय होता है या नहीं होता है। इसके लिए हम लोग मानेंगे पहले कि माना ए कोई पूर्णांक है, जिसके 2 प्रतिलोम, 2 या 2 से अधिक प्रतिलोम भी मान सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 प्रतिलोम B तथा C है, अब हम लोग देख लेंगे कि प्रतिलोम की परिभाषा से प्रतिलोम की परिभाषा यही कहती है, योगात्मक प्रतिलोम की परिभाषा यही कहती है। यहाँ लिख लेंगे योगात्मक प्रतिलोम की परिभाषा से। तो योगात्मक प्रतिलोम की परिभाषा यही कहती है कि किसी भी संख्या के योगात्मक प्रतिलोम को उस संख्या में जोड़ दें तो उसका योगफल 0 होता है। इस प्रकार अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ 2 प्रतिलोम है तो दोनों का योगफल 0 होना चाहिए। a प्लस b कर दें तो भी इसका योगफल 0 होना चाहिए, और a प्लस c कर दें तब भी इसका योगफल 0 होना चाहिए। तो a प्लस b का मान 0 है और a प्लस c का मान भी 0 है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस b और a प्लस c दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसको समीकरण भी मान सकते हैं कि माना समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से यहाँ लिखेंगे हम लोग a प्लस b बराबर a प्लस c। तो यहाँ हम लोग कटा भी सकते हैं, a से कट जाएगा तो b c के बराबर हो जाएगा, या निरसन नियम हम लोग पढ़ा, निरसन नियम से क्या हो जाएगा, b बराबर c हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने पीछे निरसन नियम पढ़ा कि अगर एक ही संख्या में अलग अलग 2 संख्याओं को जोड़ी और उत्तर समान प्राप्त होगा तो वो दोनों संख्या ही समान होंगी। जैसे a में b को जोड़ दें या a में c को जोड़ दें फिर भी उत्तर समान प्राप्त होता है। इस प्रकार देखेंगे कि b और c आपस में बराबर होंगे। तो हम लोगों ने देखा, पहले माना कि a कोई पूर्णांक है जिसका 2 प्रतिलोम b और c है, और अब हम लोग सिद्ध कर दिया कि b और c दोनों एक ही है, b और c दोनों एक ही है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, अर्थात a का योगात्मक प्रतिलोम एक ही है, अतः
या लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम अद्वितीय या यूनिक होता है। हमने देखा कि मान लिया, इसको फिर से देख लेना, तो ऐसे देख सकते हैं कि माना कोई ए पूर्णांक है जिसका 2 प्रतिलोम बी और सी है, और हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि बी और सी दोनों आपस में बराबर हैं। तो कह सकते हैं कि जब बी और सी दोनों आपस में बराबर हैं तो ए का एक ही प्रतिलोम होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा। इसी प्रकार किसी अन्य संख्या के लिए भी देख सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं इसीलिए कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम अद्वितीय होता है, यानी एक ही होता है, कोई अलग अलग नहीं होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है कि एक उदाहरण देकर दिखाइए कि पूर्णांकों में अंतर की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती है। या इस प्रकार भी हम लोग इसको समझ सकते हैं कि पूर्णांकों के अंतर में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है या नहीं। तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है, इसे हम लोग एक उदाहरण द्वारा दिखाएंगे। तो इसका सलूशन हम लोग देख सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं दो पूर्णांक, माना 5 तथा 2 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है। इसके अलावा कोई भी पूर्णांक मान सकते हैं। तो हम लोग क्रम विनिमय के नियम के हिसाब से देखेंगे, तो 5 - 2 करेंगे तो इसका योगफल हमें 3 प्राप्त होगा। अगर इसका क्रम बदल कर जोड़ दें, क्रम बदल कर अंतर कर दें, 2 में से 5 घटा दें तो इसका अंतर हम देखेंगे तो -3 आ रहा है। चूँकि 5 - 2 और 2 - 5 बराबर नहीं है, यानी 5 में से 2 घटा रहे तो +3 आ रहा है, और 2 में से -5 घटा रहे हैं या 5 को घटा रहे हैं तो -3 आ रहा है। तो दोनों का उत्तर बराबर नहीं है। इस प्रकार हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि 5 - 2 इज़ नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है 2 - 5 से, जबकि क्रम विनिमय नियम में इस प्रकार से बराबर होना चाहिए। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अंतर में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात पूर्णांकों के अंतर में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। इसके अलावा हम लोग इसके साथ ही भाग के लिए भी देख सकते हैं। भाग के लिए भी यही नियम होगा, भाग में भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। तो यही हम लोग देख रहे हैं अलग से कोई उदाहरण लेकर कि क्रम विनिमय नियम का पालन भाग में होता है कि नहीं, भाग या डिवाइडेशन में होता है कि नहीं। तो देखते हैं कि यदि हम लोग 5 और 10 दो संख्याएं ले लें जो कि पूर्णांक है, तो इसका हम लोग अगर 5 भागा 10 करें तो इसका मान आएगा 1/2। और इसी प्रकार अगर हम लोग 10 भागा 5 करें तो इसका मान आएगा 2। तो हम लोग देखते हैं कि अगर इसका क्रम बदल दे रहे हैं तो उत्तर बदल जा रहा है। अगर क्रम बदलने पर उत्तर नहीं बदलेगा तो क्रम विनिमय नियम का पालन होगा, और क्रम बदलने पर उत्तर बदल जाएगा तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होगा। अर्थात यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि 5 भागा 10 इज़ नॉट इक्वल टू 10 भागा 5। अर्थात यहाँ भी वही लिख सकते हैं कि पूर्णांकों के भाग में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1B का प्रश्न। प्रश्नावली 1B का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि योगात्मक प्रतिलोम एक ऐसी संख्या होती है जिसे मूल संख्या में जोड़ने पर उसका उत्तर 0 आ जाता है। तो हम लोग बारी बारी से इसका योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर लेंगे।
जैसे -7 का हम लोगों ने माना कि यक्स इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा, तो हमें यहाँ यक्स का मान निकाल देंगे, इसको योगात्मक प्रतिलोम निकल जाएगा। तो इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो इसका योगफल 0 आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि अगर इसी तरह पक्षांतर करें तो यहाँ x बराबर हो जाएगा +7, तो 7 का योगात्मक प्रतिलोम +7 होगा। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं सभी का इसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं कि माना यक्स -7 का योगात्मक प्रतिलोम है। इसी प्रकार लिख सकते हैं 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है, 1 का योगात्मक प्रतिलोम -1 होगा और -a + b का योगात्मक प्रतिलोम a + b होगा। इसी प्रकार हम लोग सभी संख्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन एक संख्या को हल कर आगे सभी इसी प्रकार से हल किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न है कि वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं, कई प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखिए 15, 32 को हम लिखते हैं 30 + 2, इसको हल करेंगे तब भी वितरण नियम से हल होगा। इसी प्रकार अगर हम लिखिए कि 10 + 5 यहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे 32, तब भी वितरण नियम का पालन हो जाएगा। इसी प्रकार कई प्रकार की संख्याओं में तोड़ सकते हैं, जिसमें एक संख्या दो योग वाली संख्याओं में गुणा करें तो वितरण नियम का पालन होगा। तो अगर हम लोग इसका गुणा करें तो 15 × 45 हो जाएगा, 450 हो जाएगा, 15 × 45 450 हो जाएगा, प्लस 15 दूना के 30 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग जोड़ दें हो जाएगा 4 8 4 यानी 480 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार इसी से भी हम लोग हल कर सकते हैं कि इसका गुणा होगा 10 × 32 प्लस 5 × 32 गुणा कर लेंगे हम लोग, 10 का 32 में गुणा करेंगे तो 320 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 का गुणा करेंगे 5 दूना 10 को 0, 5 3 15, 15 और 1 16 हो जाएगा। इसको फिर हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 6 2 8 3 1 4। तो कई प्रकार से इसको हम लोग बदल के हल कर सकते हैं, मतलब इसमें एक संख्या को प्लस में तोड़ लेंगे, दूसरी संख्या को उसी प्रकार रखकर बारी बारी से दोनों में गुणा करके जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा वितरण नियम से गुणा। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है कि धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। हम लोग वितरण नियम के बारे में जानते हैं, अभी हम लोग यहाँ भी देखा है वितरण नियम। यह गुणा की संक्रिया पर योग का वितरण नियम है, यानी एक जो गुणा करने वाली संख्या है योग करने वाली दो संख्याओं के साथ अलग अलग गुणा करता है। अगर इस प्रकार योग के साथ भी होगा तो वह योग के वितरण नियम का पालन करेगा, अगर नहीं होगा तो पालन नहीं करेगा। आइए हम लोग उदाहरण द्वारा इसको एक उदाहरण लेके समझ ले रहे हैं कि अगर हम लोग कोई संख्या ले लें 12 + 5 + 3, जिसमें पहली संख्या को दूसरी संख्या में तथा पहली संख्या को तीसरी संख्या में जोड़ कर देखेंगे कि वितरण नियम का पालन कर रहा है कि नहीं। अगर हम लोग वितरण नियम के हिसाब से करें तो वितरण नियम कहता है कि 15 और + 5 किया जाना चाहिए और प्लस 12 और + 5 किया जाना चाहिए और 12 + 3 किया जाना चाहिए, जबकि जोड़ के नियम के हिसाब से 12 + 5 3 8 को जोड़ने से हमें 20 प्राप्त होगा। अगर यहाँ भी अगर हमें 20 प्राप्त हो जाएगा तो वितरण नियम का पालन होगा, अगर नहीं प्राप्त होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग जोड़ते हैं कि 15 और 12 और 5 को जोड़ दें तो 17 प्राप्त हो जा रहा है। इसी प्रकार 12 और 3 को जोड़ दें तो 15 प्राप्त हो जा रहा है, और इन दोनों को जोड़ दें हम लोग तो 5 और 7 12 को 2
एक और एक 2 और एक 3, 32 प्राप्त हो जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 20 प्राप्त हो जा रहा है, यहाँ पे 32 प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम लागू नहीं होता है। अर्थात कह सकते हैं योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। इसे हम कई उदाहरणों से देख सकते हैं। एक और उदाहरण से इसको हम लोग समझ लेंगे। जैसे यदि हम लोग 2 + 5 + 7 करें, तो अगर इस प्रकार हम लोग इसे जोड़ें, तो अगर हम लोग इस तरह से करके जोड़ दे रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि 2 + 7 = 5 = 12, हल करने पे यहाँ 14 प्राप्त हो जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ वितरण नियम लगाएं तो हमें अगर यही उत्तर मिल जाए तो सही होगा। अगर लिखें कि 2 + 5 + 7, तो इस 2 को इस 5 के साथ जोड़ेंगे और इस 2 को इस 7 के साथ भी जोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि पालन होता है कि नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 2 + 5 एक कोष्ठक में प्लस 2 + 7 एक कोष्ठक में। यहाँ हो जाएगा 5 × 2 = 7 प्लस यहाँ हो जाएगा 7 × 2 = 9, 7 और 9 हो जा रहा है 16। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ हमें 14 उत्तर प्राप्त हो रहा है और यहाँ हमें 16 उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ भी लिख सकते हैं कि यहाँ वितरण नियम का पालन नहीं होता है। योग की संक्रिया वितरण नियम का पालन नहीं होता है। गुणा पर हो जाता है, अंतर पर भी नहीं होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला और आखिरी प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांकों को छांटिए। जैसे 8 - 2, 8 - 6, 2 - 5, 1/3, -3 × 4, 8/2, -5 × 3, 3 × 5। इसमें हमें छांटना है कि कौन कौन सी संख्या धन पूर्णांक है। तो धन पूर्णांक के लिए हम लोग पहले 2 चीज़ें देखना होता है। पहले तो ये धनात्मक हो संख्या, धनात्मक, और दूसरा चीज़ देखना होता है कि धनात्मक के साथ साथ ये पूर्णांक हो। अगर कोई संख्या धनात्मक के साथ पूर्णांक होती है तो उसे धन पूर्णांक कह सकते हैं, धन पूर्णांक कहा जाता है। तो हम लोग बारी बारी से सभी संख्या को देखेंगे। जैसे दिया पहली संख्या 8 - 6, अगर इसको हल करें तो हमें 2 प्राप्त होता है, जो कि एक धन है और उसके साथ साथ पूर्णांक भी है, तो इसे कह सकते हैं एक धन पूर्णांक है। अगली संख्या दी गई है 2 - 5, अगर इसका अंतर करें तो हमें -3 प्राप्त होता है। इसके साथ माइनस चिन्ह लगाए, इसलिए पूर्णांक तो है लेकिन धन संख्या नहीं है। अगर इसको हम इस प्रकार लिख दें कि धनात्मक लिखते धनात्मक, और यहाँ लिखते पूर्णांक, और यहाँ लिखते धन पूर्णांक, तो यह संख्या धनात्मक है, पूर्णांक भी है, इसलिए धनात्मक पूर्णांक होगी। यह संख्या धनात्मक नहीं है लेकिन पूर्णांक है, तो यह संख्या धनात्मक है लेकिन पूर्णांक है, इसलिए धनात्मक पूर्णांक नहीं होगी। इसी प्रकार हम लोग अगर अगले को हल करें तो लिखा है 1/3, तो इसे हल करने पर हमें 1/3, या यह संख्या को हल करें तो हमें दशमलव में संख्या प्राप्त होती है, जो कि इसके आगे कोई ऋण चिन्ह नहीं लगा है, इसलिए इसे कह सकते हैं धनात्मक तो है लेकिन यह पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, इसलिए यह पूर्णांक नहीं होगा। अगर धनात्मक है, पूर्णांक नहीं है, तब भी यह धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा। अगली संख्या है कि -3 का गुणा -4 से, तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो हमें प्लस प्राप्त हो जाएगा। प्लस लिखा जाए या ना लिखा जाए, प्लस होता है। और 3 और 4 का गुणा करें तो हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ धन संख्या है तो यह धनात्मक होगा, इसके साथ साथ पूरी संख्या ली है, पूर्णांक है तो यह पूर्णांक भी होगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं यह एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक है। इसके बाद हम लोग अगली संख्या देखेंगे, लिखा है 8/2। तो जब 8 में 2 से भाग देंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, जो कि एक धनात्मक संख्या भी है और पूर्णांक भी है। इस प्रकार कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे दिया है -5 × 3, अगर माइनस का प्लस में गुणा करें तो हमें माइनस प्राप्त होता है,
और 3 का 5 में गुणा करें तो 15 प्राप्त होता है। तो यह ऋण चिन्ह है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं यह धनात्मक संख्या नहीं है, लेकिन यह संख्या दशमलव या फ्रैक्शन या भिन्न में नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यह पूर्णांक है। यह धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक तो है लेकिन धनात्मक नहीं है। इस प्रकार यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं होगी, धनात्मक पूर्णांक नहीं होगी। अगली संख्या जो दी गई हमें है 3 गुणित 5। 3 और 5 का गुणा करें तो हमें 15 प्राप्त होता है। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, इसलिए यह एक धनात्मक संख्या होगी। यह दशमलव या भिन्न में नहीं है, इसलिए यह एक पूर्णांक होगा। अगर धनात्मक भी है पूर्णांक भी है तो यह संख्या धनात्मक पूर्णांक होगी। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।